अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आपके लेक्चर एम इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जो आपका अभी मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे क्वेश्चंस लग सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लगेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, उसके बाद डायरेक्ट अपना सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर। तो देखो यहाँ पर मॉडल पेपर के साथ साथ गैस पेपर भी ज़रूरी है। गैस पेपर बन गए हैं और आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएं। ग्रुप की फ़ीस जो है वो 1500 है सालाना, ठीक है। अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको तमाम गैस पेपर, बुक के सॉल्व यानी नोट्स, बुक और टेस्ट सेशन, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और ऐसे और इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं, तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको सिर्फ गैस पेपर चाहिए तो उसकी फ़ीस 200 है, और अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो उसकी फ़ीस 500 है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मौजूद होंगे। इसकी मैं डिटेल आगे वीडियो में भी दे दूँगा, ठीक है। तो ये आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, उसी पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, याद रखिएगा, आप डायरेक्ट फ़ीस पे करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे या ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि गैस पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। यही मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको आज बतानी थी। इसके बाद बस गैस पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व कराऊँगा। तो गैस पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लेना पेपरों से पहले, ताकि अच्छी से अच्छी आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो चलें आ जाएँ अब अपना मॉडल पेपर सॉल्व करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि आपको एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं 15, लेकिन वो गिवन नहीं है। मतलब ऐसा है कि वो कौन से एमसीक्यूज़ होंगे वो हमें यहाँ नहीं बताया हुआ है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर सकते क्योंकि एमसीक्यूज़ इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है वो फंक्शन से रिलेटेड सवाल दिया हुआ है। यानी ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो भी होगा पेपर में, वो चैप्टर नंबर 17 से आ सकता है और 90% तक चांस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है वो पेपर का चैप्टर नंबर 17 से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा हुआ है, पी एक आपको एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है। उस सेट के एलिमेंट्स हैं आपके पास ए बी सी। अच्छा, अब यहाँ पर बात क्या याद रखनी है, हमेशा याद रखना, मैंने बहुत बार ये गलती देखी है कि जब भी बच्चे सेट लिखते हैं वो करली ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर जो भी आता है दिल में इस्तेमाल कर जाते हैं। नहीं, जब भी सेट लिखा जाएगा हमेशा ही जो है वो करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, उसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं होगा। अब ये बात आपको इंशाल्लाह याद रहेगी। अच्छा, अब क्यू सेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स वाई जेड या जी कह लो, ठीक है। ये मैं करली ब्रैकेट्स बना रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट कहीं से नहीं है ये। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन से करने से पहले आपको पूछा क्या गया है, अ फंक्शन है आपके पास एक, अ फंक्शन f, ठीक है, एक फंक्शन f है फ्रॉम, और वो है फ्रॉम p इनटू q। अच्छा, अब इनटू है, ये फंक्शन क्या है आपके पास, इनटू है। इनटू फंक्शन का एक और नाम भी आपको पेपर में दिया जा सकता है, वो क्या है, बाइजेक्टिव। इनटू फंक्शन को बाइजेक्टिव। देखो, मैं तमाम उस तरीके से सवाल कराऊंगा कि किसी भी तरह से पेपर में आ सकता है, तो तमाम तरीके बता दूंगा। तो पूरी इस वीडियो को देखना है ताकि जो मैं अल्टरनेटिव चीज़ें बताऊं वो भी याद रहे। इनटू फंक्शन की जगह अगर लिखा हुआ आ जाए ना पी बाइजेक्टिव क्यू, तो बाइजेक्टिव का मतलब भी होता है इनटू और इनटू का मतलब होता है बाइजेक्टिव, ठीक है। तो दोनों को आपने याद रखना है। अब होता क्या है, इस सवाल को आपने कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैं सोल्यूशन के नीचे लिख रहा हूँ वैसे सॉल्व करना है। पेपरों में भी ऐसे ही करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो आपने क्या करना है, सेट पी से क्यू की तरफ जा रहे हो ना, तो पी पहले इस्तेमाल होगा। अब पी के जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे ना, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा डोमेन। याद रहेगा, पी के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा, डोमेन। क्यू के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको कहा जाएगा कोडोमेन, ठीक है। ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। ये P के एलिमेंट Q के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, इमेज। यानी वो मैच द कॉलम करते हो ना, कि सही वाले को सही वाले के साथ मिलाते हो, ये बिल्कुल वही चीज़ है, बस यहाँ पर आपने चीज़ों को नाम दिया हुआ है। तो P के एलिमेंट को Q के साथ जब मिलाओगे तो ये बनाएगी इमेज, ठीक है। और जिन एलिमेंट के साथ मिलकर इमेज बना रही होगे, वो जो एलिमेंट सिर्फ यूज़ होंगे उन्हें कहा जाएगा रेंज। याद रखना, दो अलग अलग बातें बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। इन एलिमेंट्स को कह दिया डोमेन, इनको कह दिया कोडोमेन, और ये इनके साथ मिलके बनाएंगे इमेज। और जो जो एलिमेंट यहाँ पर यूज होंगे इमेज बनाने में उन्हें रेंज भी कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनटू फंक्शन है, तो इनटू फंक्शन की एक खसूसियत होती है, वो ये खसूसियत होती है कि सेट एक के जो एलिमेंट्स हैं, कोई दो एलिमेंट्स
सेट बी के एक एलिमेंट के साथ इमेज बना सकते हैं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। जैसे कि आपने ए को एक्स के साथ मिला लिया, ठीक है, थोड़ा सा और आगे, ए को एक्स के साथ मिला लिया। अब आप जो है वो बी को भी वाई के साथ मिला सकते हो और सी को भी वाई के साथ मिला सकते हो। ये खसूसियत होती है इनटू फंक्शन की। क्या खसूसियत होती है कि आप किसी दो एलिमेंट्स को सेम वक्त पर इस्तेमाल कर सकते हो सेट पी से और उनकी इमेज बना सकते हो सेट क्यू पर, और सेट क्यू का एक ही एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो दो एलिमेंट यूज़ हुए ना, एक्स और वाई, ये हो गई आपकी, क्या हो गई, ये रेंज हो गई, RANGE रेंज, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई जेड ये आपके पास है कोडोमेन, MANE, कोडोमेन। याद रखना हमेशा, अच्छा यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, कोडोमेन। तो याद रखना कि एक्स वाई जेड ये आपके पास कोडोमेन है, जो इस्तेमाल होंगे एलिमेंट्स इमेज बनाने के लिए वो रेंज कहलाएगी आपके पास। तो इनटू फंक्शन की ये खसूसियत है कि आप इसमें किसी दो एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ मिला सकते हो, सेट पी के दो एलिमेंट को सेट क्यू के एक एलिमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, क्योंकि ये तो आपने डायग्राम बना दिया एक तरह से, अब इसको लिखना भी पड़ेगा। तो ए को आपने एक्स के साथ मिलाया तो आपने एक्स लिख दिया, ठीक है। बी को आपने वाई के साथ मिलाया कॉमा लिखकर तो आपने वाई लिख दिया। अब आपने सी को भी वाई के साथ मिलाया तो उसको भी ऐसे लिख दिया। ये इसका बस इतना सा आंसर है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका जवाब भी शॉर्ट है, कोई ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर नहीं लगा, ठीक है। तो ABC XYZ ये हमारा हो गया। इसको कंफर्म करते हैं, AX BY CY बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सवाल है हमारे पास इसका दूसरा पार्ट। ये तो हमारा पहला पार्ट था ना, अब इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो दूसरे पार्ट के लिए मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, आप दूसरा पार्ट इसका लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड पार्ट आ गया। अब फंक्शन इन टू नहीं रहा है, अब फंक्शन ऑन टू हो गया है, ठीक है। दूसरे पार्ट में फंक्शन को ऑन टू कर दिया गया है। अब फंक्शन f फ्रॉम p ऑन टू q है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले वही जो काम मैंने पहले कराया था वही करना है। सेट a सेट b एलिमेंट a एलिमेंट b एलिमेंट c, यानी ये हो गई आपके पास डोमेन। आपको डोमेन भी लिखनी होगी। अच्छा, यहाँ भी मेंशन कर देना कि ये सेट कौन सा है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x, ये आ गया आपके पास y, ये आ गया आपके पास z, ठीक है, XYZ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने बनानी है इमेज, तो ये कोडोमेन हो गई। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को याद रखना सरजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। सर उसको बाइजेक्टिव कहा जा रहा था, इसको सरजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। तो सरजेक्टिव भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ एक ही बार यूज़ करोगे, दो बार यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। यानी ए को एक्स के साथ अगर एक बार मिला लिया तो आप ए को वाई के साथ नहीं मिला सकते, ना ही बी को एक्स के साथ दोबारा मिला सकते हो। बस ए को एक्स के साथ, बी को वाई के साथ, सी को जेड के साथ। और आप किसी भी एक एलिमेंट को किसी भी सेट से दूसरे एलिमेंट में दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इधर रेंज क्या बनेगी, इधर रेंज आपके पास वही होगी जो आपके पास कोडोमेन होगी, ठीक है। जो आपके पास कोडोमेन है वही रेंज है, कोडोमेन। जो आपके पास कोडोमेन है वही चीज़ रेंज है। इसको अब लिखना भी पड़ेगा आपने, ठीक है। करली ब्रैकेट ए एक्स में गया, बी को वाई के साथ मिलाकर इमेज बना ली थी, सी को जेड के साथ मिलाकर इमेज फॉर्म कर ली थी। यह आंसर आ गया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं था, आसान था। आई होप कोई मुश्किल हुआ भी नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा बात आपको। अब आ जाओ, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो ग्रुप्स में ऐड हो जाना, वहाँ पर तमाम सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, तमाम मटेरियल। मैं इनका PDF बनाकर भी ग्रुप में भेजूँगा, ठीक है। मैं आपको PDF बनाकर भी ग्रुप में भेज दूँगा ताकि वहाँ पर आप और भी अच्छा सॉल्व कर सको उसे। अगर यहाँ कुछ मुश्किल हो रही तो वहाँ समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा, ये ऐसे ही सिंप्लीफाई नहीं होगा, थ्योरम लगकर सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरम लगकर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ गया आपके पास x + 1। फिर बता रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व नहीं कर दीजिएगा कि डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर दें, वैसे ही होगा भी इतनी आसानी से नहीं। वो तो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करिएगा इसे आप थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे। अगर आपने सिंप्लीफाई कर भी दिया बगैर थ्योरम के
तो एग्जामिनर आपको कभी भी इसके नंबर नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ तरह पे कहा हुआ है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाओ। ठीक है, जब थ्योरम का कह दिया है तो फिर आपने थ्योरम यूज़ करना होगा। तो ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले अब मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लिख देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखा हुआ है, या डिविडेंड भी लिखा हुआ होता है कई जगह पे, तो यहाँ डिविडेंडो का है तो हम भी डिविडेंडो ही लिखते हैं। अच्छा, थ्योरम देख लो क्या है, छोटा करके लिखता हूँ ताकि जगह ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। कंपोनेंडो एंड या और डिविडेंडो थ्योरम, THEOREM थ्योरम। ठीक है, अब थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि आपके पास A/B = C/D ये बराबर होगा। इस थ्योरम के मुताबिक आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि A + B अपॉन A - B, A + B अपॉन A - B = C + D अपॉन C - D। अब ये तो रट्टा वाली बात हो गई ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं इससे। ठीक है, अच्छा, ये कहना ये चाह रहे हैं जब भी तुम्हें इस फॉर्म में दिया हुआ हो ना, इस फॉर्म में कर सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप। फिर बताता हूँ, जब भी आपको इस फॉर्म में चीज़ दी हुई हो AB = C/D, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख कर सॉल्व कर सकते हो। अब आपका दिमाग ऊपर काम कर रहा होगा कि सर उसमें ऊपर A क्या है, B क्या है। सिंपल सी बात है, ये वाली चीज़ आपके पास A है, ठीक है, ये वाली चीज़ आपके पास B है, ये वाली चीज़ आपके पास C है, ABC, हाँ C है ना, हाँ ABC, और ये आपके पास है D। ठीक है, ये आपके पास है D। समझ गए ना? ये पूरी ऊपर वाली चीज़ क्या है, A, ये पूरी नीचे वाली चीज़ क्या है, B, ये ऊपर ये जो 1 है ये क्या है, C, और ये 2 क्या है, D। तो इस फॉर्म में आपको ये चीज़ दी हुई है, इस फॉर्म में आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको इस फॉर्म में लिख दोगे। क्या करोगे, इस फॉर्म में लिख दोगे। अब चलो लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर A पूरा, ये ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। A क्या दिया हुआ है, छोटा करके लिखना पड़ेगा, A+1 होल रेडिकल A+1। अच्छा, स्क्वायर रूट कह लो या होल रेडिकल कह लो, एक ही बात है। A नहीं है भाई साहब, X है। ठीक है, अच्छा, अब ये A आ गया इस थ्योरम के मुताबिक। अब प्लस B ये नीचे मौजूद है आपके पास। समझ गए ना? A क्या है आपके पास, X+1, जो भी ऊपर वाली चीज़ होगी वो A, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो B, जो इक्वल टू के इस तरफ ऊपर होगा न्यूमिनेटर में वो C, जो डिनोमिनेटर में होगा वो D। और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो A तो आपने पूरा लिख दिया। अब B किसके बराबर है, X+1, और दोबारा X+1, ये आ गया X+1 माइनस कर ये पूरा चीज़ B के बराबर है, X - 1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ इक्वल टू, अब C + D लिखना है। C क्या है, 1, D क्या है आपके पास, 2। बहुत अच्छे, तो इसको भी यहीं कर देते हैं, 1 - 2, C 1 है, D 2 है। अच्छा, अब नीचे सेम चीज़ उतर जाएगी विथ माइनस। ठीक है, तो विथ माइनस X+1 क्या कह रहे हैं, A लिखो, पहले A लिखो, तो हम लोग उनकी बात को मानेंगे, A लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में माइनस मौजूद है। यहाँ प्लस लगाया तो क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में यानी थ्योरम में प्लस मौजूद था। फिर आप लिखो B क्या है आपके पास, X+1 माइनस होल रेडिकल X - 1। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर दो बस। अच्छा, अब क्या करो, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो उसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ना यहीं एक व्यू हो जाए, मिटाना ना पड़े। चलो, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। X+1 प्लस X - 1। ठीक है, ये प्लस इसके साथ सॉल्व होगा, तो आपको पता है जब प्लस किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अंदर वाली साइन सेम रहती हैं, वो तब्दील नहीं होती। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर दो। ये 3 हो गया, ये हो गया आपके पास -1। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, 3 और -1, तो ये आ गया आपके पास X+1, और ये हो गया आपके पास माइनस है। इस साइन का बड़ा ध्यान रखिएगा, वरना आगे जाके सॉल्व नहीं होगा सवाल। अच्छा, अब माइनस की साइन जब अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होंगी तो अंदर वाली साइन तब्दील हो जाएगी, क्योंकि माइनस की साइन
मल्टीप्लाई होने पे साइन तब्दील करती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो x माइनस 1 इतना तो आ गया होगा, इतने में तो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। अब यहाँ से मैं ऊपर रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर जगह चाहिए, सवाल थोड़ा सा बड़ा है ना इसलिए। चलो ये लो रिमूव हो गया, ठीक है, ये रिमूव हो गया। अच्छा अब आ जाओ, तो देखो जो चीज़ अगर आपस में कट रही है तो उन्हें काट देते हैं। ये देखो माइनस का स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 प्लस के स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो गया, है ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब देखो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। मुझे पता है एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी, अभी वो बता देता हूँ मैं। ये नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैथ में आप लोग जानते हैं इस बात को। अच्छा अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है, माइनस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस के स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो, तो ये दोनों आपस में ऐसे हो जाएंगे, ये भी 2 होकर ऐसे हो जाएगा एक्स प्लस 1। अच्छा ये इससे कैंसिल हो गया, है ना, कोई मसला तो नहीं ना, कैंसिल कर दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अच्छा नीचे हमारे पास माइनस आना चाहिए था, हमने प्लस लगा दिया है ऊपर गलती से, ये बस छोटी सी मिस्टेक है, बाकी सही है, ठीक है, सॉल्व हो गया ना, कोई मसला नहीं है, कोई समझ में मुश्किल नहीं हो रही होगी आई होप। अच्छा तो ये देखो याद रखना, जब भी आपके पास ऐसे हो 2 और अंदर आपके पास लिखा हुआ हो और ये ऐसे हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। जैसे आप करते हो ना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या कर देते हो 2a स्क्वायर, तो बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह किया है, स्क्वायर रूट टू दोनों आपस में ऐड होके 2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर किया था बिल्कुल वैसे ही ऊपर भी कर सकते हो, तो यहाँ भी बिल्कुल मैंने यही किया, सेम चीज़ थी, होल रेडिकल x प्लस 1 होल रेडिकल x प्लस 1, तो दोनों को ऐड करा, होल रेडिकल x माइनस 1 होल रेडिकल x माइनस 1 सेम था बिल्कुल, तो ही ऐड किया वरना नहीं कर सकता था। अच्छा अब ये तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें टेकिंग स्क्वायर, देखो आप यहाँ पर स्क्वायर रूट भी कॉमन ले सकते हो, मैं स्क्वायर रूट कॉमन ले लेता हूँ। याद रखना जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर हो और होल पर हो तो कॉमन ले लिया जाता है, यानी ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि दोनों पे ही तो स्क्वायर रूट है तो कॉमन लिखा जा सकता है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगी इंशाल्लाह बात, ठीक है। जब भी ऐसा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे होल स्क्वायर रूट हो, कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ लिख लो टेक SQUARE स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बात तो समझ गए होगे कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, और होल पर है तो भी कैंसिल हो जाएगा, -3, और अगर यहाँ स्क्वायर ले रहे हो तो वहाँ भी लेना पड़ेगा, ये इसका पूरा कैंसिल, ये इससे सॉल्व हो गया, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू, मैंने बताया था कि जब भी पावर इवन होती है तो ये वाला माइनस प्लस हो जाता है, तो ये इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना जब भी आपके पास a है और उसके ऊपर पावर इवन है, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो, तो वो a स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है, ये मैथ में रूल है। यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ऊपर से लिख लो, ठीक है, बस जहाँ जहाँ से रिमूव करता जा रहा हूँ उसके आगे से आप लिखते जाओ। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 1 वहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9x माइनस 9, ठीक है। अच्छा अब उस वाली वैल्यूज़ को इस तरफ ले आओ कि ताकि x प्लस में ही रहे, तो वहाँ प्लस x था तो यहाँ के माइनस x हो गया, वहाँ प्लस 1 था तो यहाँ के माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 8x, ठीक है, ये इससे होके 8x हो गया, ठीक है। और दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर -10, ठीक है, इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू 0। अच्छा तो इसको वहाँ पर ले जाओ, बस अब सिंपल मैथ लगा लो, 8x 10, या माइनस था वहाँ जाके प्लस हो गया, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 8, तो दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, 2 के टेबल में 5 पर 4 पर, तो 5/4 इसका आंसर है। तो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से सॉल्व हो गया, ठीक है। द सोल्यूशन सेट इज 5/4, ठीक है, ये इसका जवाब था।
अच्छा, आई होप कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सेम तरीके से सवाल हुआ है जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं। अच्छा, अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आसान है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम लोग मैथ ऑलरेडी ये सब कवर कर चुके हैं। अब ये सब हमारे को नहीं रोक सकते आगे बढ़ने से, फर्स्ट ईयर में जाने से, मतलब ये क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहें। अच्छा भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन मैं इसे 3 यूँ कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी हम तीसरा कर रहे हैं ना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने किया ही नहीं, क्योंकि वो MCQs था, वो तो गिवन ही नहीं था, लेकिन लिखूंगा 4 ही मैं इसे, कंफ्यूज ना हो आप लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि ये ना आसान है। शो डेट तो कहा क्या जा रहा है आपके पास, कहा ये जा रहा है आपके पास कि 1 प्लस ओमेगा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, उसके बाद इन्होंने ये लगाया हुआ है। उसके बाद है 1 प्लस ओमेगा 4 है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये लगाया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना जगह छोड़ छोड़ के लिखना पड़ेगा, मतलब छोड़नी नहीं है जगह, वरना तो लिखा नहीं जाएगा उसमें। अच्छा, अब ये आपको दे दिया इन्होंने ओमेगा प्लस, थोड़ा सा उधर कर देता हूँ बोर्ड को, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ जो यहाँ कंफ्यूज कर रही थी वो क्या था, कॉमा। ये देखो कॉमा नहीं है, ये आपस में ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं बुक में, मतलब इन्होंने यहाँ पर पता नहीं इसको कॉमा क्यों लगाया हुआ है। आप अच्छी तरीके से देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा, उसमें बीच में इन्होंने कॉमे दिए हुए हैं। तो ये कॉमे नहीं है यहाँ पर, ये आपस में ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं भी ये चीज़ देख के कन्फ्यूज़ हो गया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद रखना, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रहेगा ना। चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो ब्रैकेट्स को आसान करते हैं, ये बहुत मुश्किल है ब्रैकेट। आपने क्या पढ़ रखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये बताया था ना मैंने, बार बार बताया था। अच्छा, उसी के साथ मैंने एक और बात भी बताई थी कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। याद है, मैं उम्मीद करता हूँ याद होगा, भूले नहीं होंगे इस बात को। बस 2 चीज़ें याद रखनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये वाली कंडीशनें हम ऊपर लगा सकें। अब क्या दिया हुआ है हमें, पहले इस ब्रैकेट को चेक करते हैं, इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह आप माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस आसान कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, मैंने पुट कर दिया। अच्छा, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसी वाली इक्वेशन को उठा के दोबारा सेट करा दो, एक बार कराया ना, दोबारा करा दो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और सिर्फ ओमेगा वहाँ चला गया तो माइनस ओमेगा के बराबर होता है, तो माइनस ओमेगा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने से पहले इसको ना ब्रेक कर लो आपस में, इसको मैं आसान कर देता हूँ कि ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब, बेसिस सेम पावर है, दोबारा ओमेगा 4 बन जाएगा, है ना, यानी सही तोड़ा है हमने, ठीक है। तो इसको कर सकते हो ब्रेक, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि 3 बन जाए, तो 8 के टेबल, मतलब 1 के टेबल 8 आता नहीं है 3 के टेबल में, तो इसको ब्रेक तो नहीं किया जा सकेगा। इसको भी ब्रेक कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हो कि इधर आपने 3 लिख लिया, इधर आपने लिख लिया 5, ठीक है, ब्रेक हो गया। दोबारा बेसिस सेम है, पावर ऐड करोगे तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अभी मैं सिर्फ राइट साइड पे काम कर रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट साइड पे काम कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद ये राइट नज़र आ रही होगी, लेकिन ये लेफ्ट है, ठीक है, मेरे लिए लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पहले राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में सॉल्व होकर क्या बना लेंगे, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। देखो इसको रटके मत चले जाना, ये बहुत मुश्किल सवाल है, रटके नहीं होगा, ये समझ कर होगा। ये दोनों ब्रैकेट आपस में सॉल्व हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, बेसिस सेम। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करते हो, बेसिस सेम पावर ऐड कर देते हो, है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी ओमेगा पे भी लगेगी भाई साहब, तो बिल्कुल कर दो, ठीक है। चलो यहाँ हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या है, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ मैं 1 लिख दूँ कोई मसला नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ। 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई तो ओमेगा ही रहेगा। 1 प्लस ओमेगा 5, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर है, तो हमने ख़त्म कर दिया उसको एज इट इज़। यहाँ भी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 1 प्लस ओमेगा, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 5 है, तो इसको ऐसे तोड़ दो कि 3 बन जाए,
तो ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना, समझ में आ रही है ना बात। ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 खत्म कर दो, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। मैंने उस फॉर्मूले को सेट कराया था ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ चीज़ों को। तो यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह फिर मैं 1 लिख दूंगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज़ चलेगा। अभी मैंने ऊपर बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। बेसिस सेम, तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इन द एंड 1 आया है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम किया, राइट हैंड साइड के लिए सेम आपने काम करना पड़ेगा, सेम काम करेंगे हम राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन लिख लेना, अब राइट हैंड साइड पे भी 1 ही आना चाहिए, अगर कुछ भी आया 1 के अलावा आंसर गलत होगा, ठीक है। तो आप ले लो यहाँ पर टेक राइट हैंड साइड। अच्छा भाई देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। चलो अब आप लोग मैथ में चीते हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस फॉर्मूले से पूछो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। तो ये फॉर्मूला कह रहा है सर ओमेगा प्लस, आपको सर कह रहा है, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सर -1 के बराबर होता है। तो हम जल्दी से लाकर इसको इधर पुट कर देंगे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे सर गलत है, -1 तो नहीं आना चाहिए था 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ये बात कि अगर ए के पास माइनस है, पावर इवन है, तो वो माइनस प्लस बन जाता है। हाँ, अगर ऑड होती पावर यानी 3 होती तो वो -a³ ही रहता, लेकिन पावर अभी इवन है, तो पावर अभी इवन होने की वजह से ये 1 बन जाएगा। और 1 का स्क्वायर लो, क्यूब लो, 4 लो, वो बोलता है मुझे कोई असर ही नहीं पड़ता, तो वो 1 ही रहेगा। समझ में आ गई बात, दोनों साइड बराबर आ गई, यानी सही है, लिख लेना इसका सोल्यूशन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको दोबारा ये पॉज करके नहीं देखनी पड़ी होगी वीडियो, मतलब दोबारा इसको नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, आपके पास कह रहा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, ये वाकई थोड़ा सा ना लेंथी क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बहुत आपको डिटेल में पढ़ाया, तमाम क्वेश्चंस बड़े ही मुश्किल से मैंने उसके कराए। अब देखो मुश्किल से क्यों कराए, क्योंकि मेरे पास ना बोर्ड पे इतनी जगह नहीं हुआ करती थी कि मैं उसका पूरा एक साथ सोल्यूशन लिख सकूं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए पूरा सोल्यूशन उसके करे हैं। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन पर आ जाते हैं। देखें, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल आपको क्वेश्चन नंबर, मतलब जो ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 या 4 में देखने को मिल सकता है, लाजमी नहीं है कि यही हो, 5 या 4 में देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन के जो टेक्निक्स है उसको देख लेते हैं। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए और टेक्निक। अब यहाँ पर कौन सी टेक्निक लगेगी, देखो दोनों पे पावर 1 है, तो यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो मैंने पढ़ा रखा है पहले ही आप लोगों को, तो पढ़ा रखा है पहले, इससे ये मुराद होती है कि आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे पहले ही, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ दोबारा रिवाइंड हो जाए, जैसे वो होती है ना फिल्म में चल रहा होता है फ्लैशबैक, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो चलो इसको फ्लैशबैक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, मतलब इसके बराबर करके लिखा जाएगा, इक्वल टू करके। तो इसके इक्वल टू करके लिखोगे आप 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 भाई साहब, अच्छा x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू, अच्छा a अपॉन ये वाला ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट है x माइनस 2, अच्छा प्लस b, देखो मैं यहाँ a1 a2 नहीं कह रहा हूँ, a और b कह रहा हूँ। आप चाहो तो a को a1 कह सकते हो, ठीक है, और b को a2 कह सकते हो, एक ही बात होगी, लेकिन मैं यहाँ a1 a2 कहने के बजाय b कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ आ सके। तो अब आ जाओ, आपके पास क्या है, x प्लस 2। अब सिंप्लीफिकेशन करो, बस इसका एलसीएम लो ताकि डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाए। तो स्मॉल मतलब शॉर्ट में दिया ना ये क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा आसान दिया है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी राइटिंग अच्छी तरह समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा अरिथमेटिक साइन तो नहीं है जिसे मुझे बेहतर बनाना चाहिए, जिससे आपको वो और अच्छा समझ में आए।
इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा ना तो मैं उसको वैसे ही करूँगा। मैं कभी भी अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कराऊँगा आपको, जैसा आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल वैसे ही कराऊँगा, ठीक है। अच्छा देखो भाई, हमने पढ़ रखा है ना, अगर 1 अप, चलो इसको मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसे है ना कि a है और यहाँ पर 2 है और b है और यहाँ पर 2 है, तो अगर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें हैं ना इक्वल टू के दोनों तरफ, तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करो तो 2a और ये 2 हो जाएगा और ये b, तो यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो गई। तो जब भी डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें हों वो कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा बाकिया सवाल जो है, मतलब बकिया सवाल जो है हम उसके बाद करते हैं अजान के बाद और नमाज के बाद, ठीक है। अच्छा तो अभी मैं ये देख रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि यहाँ एस तो गायब है मैथमेटिक्स में से, तो ये लगा लेना, ठीक है। अच्छा तो अब बात समझ में आ गई, मैंने पहले ही समझा दी थी बात कि अगर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है इक्वल टू के दोनों तरफ, तो उसको उधर ले जाके काटने के अलावा, काटने के बजाय इधर ही इसको ख़त्म कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये उधर जाके भी ख़त्म ही हो जानी है। तो अब आपके पास सिंपल एक इक्वेशन आ रही है, 3x क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया ऐसे, ठीक है। 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 16x। अभी तक उसने मसला यूँ नहीं किया क्वेश्चन में क्योंकि उसको भी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ये आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वाली चीज़ को उठाकर पता करूँगा a, ठीक है। अगर मैं ये वाली चीज़ इस्तेमाल करूँगा ना, यानी ये वाला जो मेरे पास फैक्टर है इसे इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा a, यानी इस वाले फैक्टर को मैं सबसे पहले 0 के बराबर ले लूँगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वाले फैक्टर को इस्तेमाल करने की वजह से मेरे पास a आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ अब x मौजूद है वहाँ पर मैं पुट कर दूँगा x इक्वल टू 2 पुट कर दूँगा, ठीक है। मेरा हिसाब से कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी बात समझने में, बस मुझे x इक्वल टू 2 पुट करना है हर जगह पर जहाँ जहाँ मेरे पास ये मौजूद है। अच्छा एक और चीज़ है कि मैं इसको ना रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दोबारा इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना होगा, तो मैं इस इक्वेशन को ना ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को दोबारा चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, मुझे ये इक्वेशन भी दोबारा चाहिए होगी और जो ऊपर क्वेश्चन गिवन है ना वो भी दोबारा देखना होगा क्योंकि मुझे ना इन्हीं का इस्तेमाल करना होगा दोबारा। तो मैंने उस वक्त शुरू में बोला था ना कि मुझे ये सवाल कराने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इनको लिखने के लिए, तो मैं बड़ा काम चला के इसे करवा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। उस वक्त भी इसके सारे सवाल बहुत टाइम बहुत मेहनत के बाद मैंने इसके करा दिए थे सवाल, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गई ना बात। बस इस इक्वेशन को दोबारा लिख दिया ऊपर ताकि जब दोबारा इस्तेमाल करना हो तो मुझे पता हो क्या था ये इक्वेशन। अब जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पर आप पुट करते जाओगे 2, तो कर लीजिए इस तरह से a आएगा आपके पास, ठीक है, और b खुद ही ख़त्म हो जाएगा। 2 है ना जी, बिल्कुल 2 है। अच्छा प्लस 20 और इक्वल टू a, और ये हो गया 2 प्लस 2 और प्लस b 2 माइनस 2, ठीक है। इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से, कोई मसला तो नहीं है ना, और ऊपर तो हमने लिख ही लिया ऑलरेडी इक्वेशन, तो हमारे लिए वैसे ही कोई मसला नहीं होगा। इसको इक्वेशन 1 कह लो कि हमें इक्वेशन 1 में पुट करना था फैक्टर को, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व करा दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 का आप क्यूब लेते तो 8 आता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 ही हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 हो गया मेरे पास, प्लस 20, ठीक है। ये कितना हो गया 4a, इनको बस सॉल्व करा दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास 24 होता है, ये हो गया आपके पास 8, ये हो गया आपके पास 32, ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया आपके पास 4a। अच्छा इन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर लो, चाहो तो 2 स्टेप में कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 24 माइनस 8 माइनस 32 प्लस 20, द आंसर इज़ 4। तो a ये 4 पूरा सॉल्व होकर 4 आ रहा है और ये 4, ठीक है। तो a यहाँ पर आ गया 4/4, या a 4 मल्टीप्लाई होगा वहाँ जगह डिवाइड, सेम है तो कट जाएगा, तो a इक्वल टू 1 आया, ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब हमें b भी चाहिए, तो सेम काम करेंगे b के लिए भी। जो इक्वेशन हमने बनाई थी ना इक्वेशन नंबर 1, उसी को दोबारा इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो है वो b भी इस तरह आ जाएगा। जहाँ जहाँ से मैं मिटाता गया वहाँ से नीचे लिखते रहना, ठीक है। तो अब b चाहिए, तो ये वाला फैक्टर उठाकर b के बराबर ले लो,
सॉरी ये वाला फैक्टर उठा के 0 के बराबर ले लो तो b आ जाएगा। तो x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 जब आप पुट करोगे ना इक्वेशन 1 में तो आपके पास b आ जाएगा। तो लिख लो, तो ये -2 क्यूब। याद रखना -2 + 2 सेम नहीं होता, तो इधर भी वो अलग अलग वैल्यूज देंगे। वैसे तो आप लोगों को ये बात पता ही होगी, ठीक है, तो मैंने बता दिया फिर से। तो -2 + 2। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने पहले b आएगा, b भाई साहब बोल रहे हैं हमें भी तो लिखो, तो पहले b भाई साहब को लिखते हैं, b -2 ठीक है, छोटा छोटा सा लिखा -2। तो ये कितना हो गया, देखो पावर ऑड है तो माइनस तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3 - 8। ऑड है तो इसलिए कैंसिल नहीं हुआ, इवन होता तो कैंसिल हो जाता। 2 और यहाँ इवन पावर है 2 है तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 32 + 20, ये माइनस का a प्लस का a कैंसिल तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल तो a तो 0 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ 0 बचेगा तो वो a 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 करेगा। यहाँ आ जाएगा आपके पास -4b, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई b के साथ, इन सबको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 8 आपके पास आता है -24, माइनस है तो इसलिए माइनस लगा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में 8। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यहीं लगे हाथ 50, 52 हो जाएगा। 32 + 20 52 + 52 -4b, ठीक है। अच्छा अब इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 24 -8 + 52 64, सॉरी 60 नहीं, शायद हमसे कोई गलती हो रही है, और वो गलती ये हो रही है कि माइनस नहीं लगाया मैंने, 20, ठीक है 20, बस ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने माइनस लगाना रह गया, तो उधर ले जाते हैं 4 को, तो 20 से डिवाइड कर देते हैं -4 को, तो आपका b यहाँ पर फाइंड होगा। b आपका क्या आएगा, b आपका आएगा 5, ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया बताने में, -5, तो b आपका आ गया है -5। अच्छा अब यहाँ तक ये आंसर नहीं है, ये सब आंसर नहीं था, ये तो आपने निकाल लिया है। याद है मैंने पहले स्टेप में क्या लिखवाया था, पहले स्टेप में मैंने इस क्वेश्चन को किसी चीज़ के बराबर लिया था, ठीक है, तो उसमें ले जाकर a b को पुट कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। या अभी रुक जाओ मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ था। तो आपने तो पूरा क्वेश्चन उतारा होगा ना, जैसे मैंने पूरा सोल्यूशन उतार रहे होंगे, क्योंकि आपके पास तो कॉपी के पेजेस है ना, मेरे पास तो बोर्ड का एक ही फ्रंट साइज है, तो मैं दोबारा तो उसे अलग अलग पेज पर उतार पाऊंगा, तो इसलिए a/ मैंने किसके बराबर लिया था, याद आ रहा है, सबसे पहले स्टेप में याद आ गया होगा, आई होप, इसके बराबर लिया था ना। बस a की जगह पर 1 पुट कर दो, b की जगह -5, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पुट करना है। असल में मैं जब क्वेश्चन करा रहा था ना बुक के, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने इसको कुछ इक्वेशन 1 नहीं कहा, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो, a क्या निकाला था 1, तो ये आ गया x -2, और b क्या निकाला था -1, तो प्लस माइनस इधर से माइनस हो जाएगा, -5 निकाला था b हमने, ठीक है, ये हो गया आंसर, ये आ गया आपका आंसर, ये आंसर है। इस बात पे आप कर दें सब्सक्राइब, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन हो गया। कंफर्म करते हैं, 3x² - 2x² -16x + 20। अच्छा वो उसके साथ देखें x लिखा हुआ, मैंने यहाँ लिखा नहीं, ठीक है, ये सही हो गया। अच्छा उसके बाद x - 2 फैक्टर, x + 2 फैक्टर, फिर यहाँ पे 1/x - 2, और यहाँ पर है -5/x - 2। चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, चाहो तो नहीं लगाओ, आपके ऊपर है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो कि 5वां ही क्वेश्चन होगा हमारा। टाइम ले रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन बस कर रहे हैं जल्दी जल्दी। लिख लीजिएगा आप लोग, इसके आंसर्स अच्छे हो जाएंगे क्वेश्चन से, ये ठीक है, हो गया हमारा इसका जवाब। अच्छा अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, जो कि अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन टाइप क्वेश्चन दिया गया है, जो हम इससे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो स्टूडेंट अब जो है आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है मीन्स वाला, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स वाला ना।
तो देखो इसमें आपने क्या प्रूफ करना है कि हार्मोनिक मीन लेस आएगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन भी लेस आएगा अरिथमेटिक मीन से, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो अरिथमेटिक मीन की आएगी और उसके अलावा किसी चीज़ की वैल्यू सबसे बड़ी नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर ना फॉर्मूले लगेंगे, आई होप फॉर्मूले याद हों, आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने जब हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन निकालना सिखाया था तो फॉर्मूले बहुत बार सिखाए थे। तो कंडीशन आपको यहाँ पर इन्होंने गिवन की है 148, अच्छा इसी से n पता चलेगा। n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट 145। इनको बहुत ध्यान से उतारिएगा, चाहे आपके पास पेपर में टाइम कम ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा भी जो कैलकुलस का पेपर हुआ था ना, उसमें मैंने क्या किया था, मुझे आता तो सब कुछ था लेकिन घबरा गया, तो जिसकी वजह से 1-2 आंसर गलत निकाल दिए। मतलब खुद सॉल्व किया उस चीज़ को तो 100 बार सॉल्व करके आंसर सही आ गया, लेकिन जब वही चीज़ पेपर में कर आए तो गलत कर आ गए। मतलब ज़रा सी छोटी सी मिस्टेक की और काम ख़राब। तो बस ये काम हो गया। अब देखो यहाँ से n आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपने पहले मैं वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, मतलब वेरीफाई कर लेता हूँ। 148, 145, 160, 157, 156, 160, 165। अच्छा, सबसे पहले n आइडेंटिफाई कर लीजिए। n क्या है? जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ना वो n है। अच्छा देखो, ये पूरा एक नंबर ऑफ डिजिट माना जाएगा, ठीक है, ये एक पूरा जो है वो मतलब नंबर माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, n = 8 है। फिर बोल रहा हूँ, ये 3 डिजिट नहीं माने जाएंगे, इसे 1 माना जाएगा n में। अच्छा, अब बाकी तो बस फॉर्मूला याद रखना है आपने। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है? हार्मोनिक मीन भाई साहब का फॉर्मूला है आपके पास, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। n, थोड़ा सा ना मैं इसको सही कर देता हूँ लाइट को, क्योंकि मैंने आंखों पे लग रही है। अच्छा, n यानी न्यूमरेटर में n, डिनोमिनेटर में समीशन, और उसके बाद आता है आपके पास 1/x। अच्छा, समीशन का मतलब पता है ना क्या होता है? जब समीशन में कुछ ऐसे करके लिखा हुआ हो और a हो, ऐसे करके a हो, और i = 1 हो और n = 0 हो, तो इसका मतलब है कि a1 + a2 + a3 + an तक मल्टीप्लाई, an तक ऐड हो जाएगा। ठीक है, यह जगह नहीं है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये a भी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो जब भी समीशन का करके दिया हुआ तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ भी इन्होंने समीशन करके दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये x की वैल्यूज़ हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, और ऊपर n, ठीक है। अब कोई मुश्किल नहीं होगी, आई होप। अच्छा, n क्या है? 8, यहाँ नहीं लिखें, 8 यहाँ लिखें। क्यों लिख रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि 1/148 प्लस 1/145 प्लस 1/160 प्लस 1/175 प्लस 1/156 प्लस 1/160 प्लस 1/160 प्लस 1/165। आई होप अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है, हार्मोनिक मीन। अब बस क्या करना है, 8 को तो ऊपर ही रखे रहने देना है, नीचे वाले नंबरों को आपस में सॉल्व कर देना है। तो ऐसे तो सॉल्व करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो 1 को डिवाइड करा दो, 1 डिवाइडेड बाय 148 कितना देगा आपको? डेसिमल्स में देगा वैल्यूज़, लेकिन आप ना उसको ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट करके लिखना, 0.00675, बस इतना लिख लेना। तो ज़्यादा है मानता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होगा तो पॉकेट कैलकुलेटर ले जाना, उससे कर लेना, ठीक है। 0.00689, जब मैंने 1 को डिवाइड कराया 154 से, तो बहुत छोटा नंबर आया, वो ये आया, ठीक है। ये देख लो कैलकुलेटर से किया मैंने, नज़र आ रहा है? अब आ रहा होगा, तो आप भी ऐसे ही करना। अच्छा, बाकी नंबरों को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि जब मैं ये चैप्टर करा रहा था ना, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी चीज़ में हो रही थी, बार बार लिखे जा रहा था, बार बार लिखे जा रहा था, लेकिन अब तो मैंने करा दिया है ये सारा काम। अच्छा, वहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया है। अब 157 के पास चलते हैं, तो वो क्या नंबर देता है?
तो वो नंबर दे रहे हैं भाई साहब 0.000635। याद रखिएगा, जितने मैं ले रहा हूँ उतने ही नंबर लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अगर आपने 2 डेसिमल के बाद नंबर लिए ना, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए, तो फिर तो वो सब कुछ 0 बना देगा। क्योंकि ये छोटा नंबर है बहुत, तो इसलिए आपको 4-5 नंबर लेने पड़ेंगे डेसिमल के बाद। अच्छा 7 तक हो गया है, 6 लिख देते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। 0.00641। अच्छा अब 60 की तरफ आ जाते हैं, तो 0.00। ये सब काम मैं खड़े होकर तो नहीं करा सकता था, क्योंकि मैं खुद भी थक जाता फिर बहुत ज़्यादा। अभी मैं बैठ के आराम से लिख रहा हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ। दोबारा यही नंबर है तो यही नंबर वापस आ जाएगा 0.00625। ठीक है, एडिशन का साइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, ग्रुप की फ़ीस सालाना है, आपको पता है कि मैं कम से कम फ़ीस में रखी है हमने, ताकि आप लोगों को तमाम मटेरियल भी हम देते रहें और आपकी पढ़ाई भी चलती रहे। ठीक है, अच्छा देखो ये नंबर तो आ गया, प्रॉब्लम तो नहीं हुई कुछ भी समझने में। यहाँ तक इसको कर देते हैं 2 हिस्सों में तकसीम। अच्छा अब यहाँ से आगे मैं ऊपर लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास जगह हो गई है ख़त्म। आपके पास तो जगह होगी, आप कॉपी में नीचे लिख लेना। अच्छा नीचे जितने भी नंबर आए हैं उन सबको ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं करना, और फिर 8 से डिवाइड करना। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 0.00675 को ऐड करो 0.00689 में, फिर ऐड करो 0.00625 में, फिर ऐड करो 0.00636 में, फिर ऐड करो 0.00 को 641 में, फिर ऐड करो इसे 0.00625 को, फिर ऐड करो इसे 0.00625 को, फिर ऐड करो 0.00606 को। तो नंबर देगा आपके पास 0.0 अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही नंबर आया है 5116। आपको पता कैसे चल रहा होगा कि ये सही नंबर आया, क्योंकि हम पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं करा चुका हूँ। लेकिन ये पार्ट था एक क्वेश्चन का, ये पार्ट था एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी था। ये देख लो कितना अंदर से जाके इस क्वेश्चन को निकाल के दिया गया है। तो ये हार्मोनिक मीन आई आपका। चलो 8 डिवाइडेड बाय 0.05116। अब देखो मैं तो इसमें यही कर सकता हूँ, तो ये हार्मोनिक मीन यहाँ लिख रहा हूँ मैं 156.37 156.37। ठीक है, अच्छा इसको मैंने वहाँ भी लिख दिया, ताकि हमने कंडीशन प्रूफ करनी है ना कि हार्मोनिक मीन सबसे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा इसके बाद क्या निकालना है, मर्जी है, अरिथमेटिक मीन निकाल लो या ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। तो मैं अरिथमेटिक मीन निकाल लेता हूँ, इसके बाद कोई वो नहीं है हमारे लिए ज़बरदस्ती के, पहले यही चीज़ निकालनी पड़ेगी। अच्छा अरिथमेटिक मीन थोड़ा सा इसका उलट ही चीज़ होती है, इसमें आपको कोई अपॉन में नहीं रखना होता, नंबर ऐसे ही रखना होता है बस। ये इसका फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का। अब मैं बता चुका था समीशन का मतलब होता है कि जितने भी एक्स दिए हैं सब ऐड हो जाएंगे, तो ये आसान हो गया सवाल हमारे लिए, है ना। अच्छा अरिथमेटिक मीन इससे भी डिनोट किया जा सकता है, एक्स के ऊपर बार से या इस फॉर्मूले से भी। तो 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157, इसको बार बार 175 बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। 156, मैं चेक कर लूँ कैमरा तो ऑन है ना, पता चले ये एक आधा घंटा बोलने के बाद पता चला कैमरा ही ऑन नहीं था। एक बार हो चुका है मेरे साथ ये, पूरा मतलब लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, मेरे को ऐसा लगा, बाद में चेक किया तो कैमरा ही ऑफ है। उस दिन के बाद फिर मैंने कैमरा देखना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इतने खुश हों कि आपको लग रहा हो कि आपने सब कुछ करा दिया और पता चला कैमरा ही ऑन नहीं था, तो फिर क्या हाल होगा। बस वही हाल हुआ था। अच्छा बस अब ऊपर ऐड कर दो 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 165। मुझे नहीं पता मेरी कैलकुलेशन स्पीड तेज़ है या नहीं, लेकिन आपको इतनी ही स्पीड से करना है जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ। अगर ये हल्की ही स्पीड है तो फिर आपके लिए आसानी हो गई है, अगर ये थोड़ी तेज़ स्पीड है तो आपको अपनी स्पीड तेज़ करनी होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा बस। चलें 156.37। अच्छा ये 5 भी ले लो,
क्योंकि हमने थोड़ा बड़ा नंबर लिखना है, तो इसीलिए थोड़ा ये ना 5 इन सबको भी लेना पड़ेगा अब हमें। अरिथमेटिक मीन यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो अभी तक तो बड़ा ही नंबर आया है हमारे पास, वैसे तो बहुत फ़र्क नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन ये बड़ा नंबर है। ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा ही आया है अभी तक, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा बस। अच्छा डस्टर कहाँ चला गया, ये रहा। अब ज्योमेट्रिक मीन की तरफ आ जाते हैं। लास्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें ना मल्टीप्लाई करने पड़ जाती हैं सारी चीज़ों को। पावर में नहीं लिखिएगा मल्टीप्लाई करके, मतलब पावर से मुराद मैं भी बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे था फॉर्मूला। इसका मतलब होता है कि सारी चीज़ों को आपस में ऐड कर देना, ठीक है, अगर वो ऐड हो रही हो तो। और ये x 1/n, n तो पता है ना वही 8, ठीक है। अच्छा 1 मिनट बस, थोड़ा सा मैं बेहतर कर लूँ इसे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वायर भी ना साथ ही चल रही होती है कि मेरे करंट ना लग जाए, इसलिए। चलें, अब जैसा भी हुआ बेहतर ही होगा, आई होप। अच्छा लाइटिंग कंडीशन अच्छी रखनी पड़ती है ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए। अच्छा तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ये जो क्या कहते हैं फंक्शन बना हुआ है, ये बीटा फंक्शन जैसा कुछ बना हुआ है, वैसे बीटा फंक्शन नहीं है ये। तो ये जो बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है तमाम चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी x जितने भी है ना उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके करना पड़ेगा। 148, चाहे तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिख लो, या जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे कर लो। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। मल्टीप्लाई का साइन जो है ना वो कंफ्यूज कर देता है कभी कभार, कुछ नंबर मिस हो जाते हैं सॉल्व करते वक्त। अब इसमें कभी मिस नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसे ही लिखता हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ऐसे कर लेना, ठीक है। अच्छा तो ये 1/8 एज यूजुअल, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब आ गया होगा नज़र। थोड़ा सा 8 मेरा पतला हो गया है मेरी तरह, इसको थोड़ा मोटा करते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसको बस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर आया उसको लिख लो। बड़ा नंबर आएगा काफ़ी, 148 मल्टीप्लाई 145 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 165। तो अब भाई साहब के पास आ रहा है 3.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। इतने सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन में ही दे देगा आंसर आपको। अच्छा अब आपको ये सॉल्व करने में मुश्किल होगी मुझे पता है, तो मैं थोड़ा सिखाता हूँ। अब देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, लेकिन ये इसके बगैर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। हम इसको बहुत मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करना, पावर वो बहुत बड़ा है। अच्छा देखो क्या लिया, 3 मैं लिख देता हूँ, पहले वैल्यू इंसर्ट ही कर देता हूँ, आपके सामने ही करता हूँ। 3.55 एक्सपोनेंट 17, ठीक है। अब ये नज़र आ रहा है बटन, ये नज़र आ रहा है बटन, ये इसको दबाओ, ऐसे आ जाएगा। अब इसको दबा दो, 1 दबाकर डिनोमिनेटर में 8 रख देना, 8 रखा ना, हाँ आंसर आ गया, देखा कैसा। तो ये होता है पढ़ने का फ़ायदा, आपको चीज़ें आ जाती हैं। 2 3, ठीक है। अच्छा हाँ लेकिन यहाँ ना एक मसला है, अब वो मसला पता है क्या है कि हमारा जो आंसर है वो ऐसे आ रहा है। अच्छा अब यहाँ हमारा हार्मोनिक मीन थोड़ा सा बड़ा आ गया है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ये 5 कर लेता हूँ, 25। क्यों, क्योंकि वरना कंडीशन भी तो प्रूफ करनी है, कंडीशन यहाँ पे बहुत क्लोज जा रही है एक दूसरे से मिलकर। तो देखो हार्मोनिक मीन सबसे छोटा है, आप ये नहीं बोलना कि मैंने इसे चेंज किया, बिल्कुल मैंने किया है, क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद आपको पता था कि 0.0063 करके लिया था, लेकिन वहाँ और भी 2-3 नंबर मौजूद थे, तो उन सबको भी लेना पड़ जाता ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो इसीलिए इसको छोटा बना लेना, थोड़ा छोटा कर देना। अगर आपका ये नंबर जो है ना हार्मोनिक मीन AM GM से बड़ा आ रहा हो तो थोड़ा सा छोटा कर देना, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा तो बिल्कुल जो कंडीशन दी हुई थी, उन्होंने कहा था कि हार्मोनिक मीन सबसे छोटा आना चाहिए, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आना चाहिए, उसके बाद अरिथमेटिक मीन आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हार्मोनिक मीन क्या आया, 156.25, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या आया, 156.23, और अरिथमेटिक मीन क्या आया, 156.375। तो बिल्कुल हमारा आंसर सही आया। ये सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद ये है, उसके बाद बल्कि ये अभी भी बड़ा ही आ रहा है, इसको और छोटा करना पड़ेगा, इसको 1 कर लो, ठीक है।
सही। अब देखो इतना तो हम कर सकते हैं, इतना तो हमें इजाज़त है करने की। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे डेसिमल की बात मैंने बताया ना, अगर ऐसे लेते ना तो हर नंबर ऐसे लिखा जाता फिर 6 3 4 5 1। अब हर नंबर इतना बड़ा तो नहीं लिख सकता था ना मैं हार्मोनिक में, तो इसीलिए। और उसको इस तरह के अलावा कोई सॉल्व करने का तरीका था भी नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने उसको छोटा अपने पास से बनाया, आंसर सही ही आया था हमारा। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ साइन कॉस के ऊपर आ जाओ। साइन कॉस की कहानी शुरू हो गई है हमारे पास। मुझे लगता है आज काफ़ी टाइम हो जाएगा इसको करने में, 1 घंटा तो ऑलमोस्ट हो चुका है पहले ही। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले यहाँ सुन लो कि ग्रुप की फ़ीस ना 1500 है। ठीक है। अब ये फ़ीस ना सालाना है, मतलब साल में एक बार देनी है। इस फीस में तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, और गैस पेपर बहुत मेहनत से लिख रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत लग रही है, तो वो भी आपको वहाँ मिलेंगे। और बहुत अच्छे गैस पेपर लिख रहा हूँ इंशाल्लाह, आप दुआ दोगे, इतने अच्छे गैस पेपर और नोट्स हैं हमारे खुद के लिखे मैं। मॉडल पेपर, गैस पेपर, 5 ईयर, 10 ईयर तो हम लिखेंगे वो, और सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एक बार फीस देनी है। लेकिन आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो 1000 के नहीं है, वो सिर्फ 500 के हैं। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स, तमाम MCQs, तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी, आपको आसानी हो जाएगी तैयारी में। और अगर सिर्फ गैस पेपर चाहिए तो 200। अब देखो गैस पेपर तो आप ले लेना ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो जाए, और तमाम सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट के नहीं है। और एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो 150 है। इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री भाई, ट्रिग्नोमेट्री जो कि हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो कंप्यूटर साइंस में भी जाना चाहता है। ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे करें, क्या करें। ऐसा लग रहा है ये वाली चीज़ उठा लेते। मैंने एक तरीका बताया था कि जहाँ पर साइन कॉस मौजूद है उस साइड को उठा के सॉल्व कर दो। तो दोनों तरफ साइन कॉस मौजूद है, यानी इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, इधर साइन नहीं है लेकिन इधर तो साइन है। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर ऐसा होता कि यहाँ दोनों जगह tan और cot होता तो फिर तो मुझे समझ जाता कि ये साइड ही लेनी है। लेकिन यहाँ दोनों जगह साइन कॉस है, मतलब यहाँ सिर्फ कॉस है, यहाँ साइन कॉस है, तो अब समझ नहीं आ रहा कौन सी साइड उठाएं। इन दोनों साइड्स में से सबसे सिंपल साइड कौन सी नज़र आ रही है आपको? बेशक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बात पे मैं आपको शाबाशी देता हूँ, ये साइड उठा लो। क्योंकि देखो सबसे सिंपल साइड ये है ना, तो ये तो नहीं उठाओ, यानी तो कोई गलत बोल दिया, तो इस साइड को तो नहीं उठाना क्योंकि ये सबसे सिंपल है। तो जो सबसे सिंपल साइड है वो उठा लो। लेकिन यहाँ पर आपको ना एक छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ट्रिक मैंने बोला वही कंटिन्यू करो, इसी साइड को उठाओ क्योंकि ये सबसे मुश्किल साइड है, इसको उठाओगे मुश्किल हो जाएगा। इसको उठा लो। अच्छा तो टेक राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड। तो देखो मैंने क्या तरीके बताए थे पिछली बार भी जब मैं ये एक्सरसाइज करा रहा था कि अगर जहाँ साइन कॉस मौजूद है उसे उठा लो और उससे सॉल्व कर लो। मतलब जहाँ साइन कॉस नहीं है उसको मत उठाओ, जहाँ tan cot है उसको उठा लो। ये थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया, मैं से फिर बताता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना कराए हुए। तो जहाँ पर tan और cot मौजूद है ना, यानी साइन कॉस है, उस साइड को छोड़ दो। साइन कॉस के अलावा जो चीज़ें मौजूद है उसको उठा के सॉल्व कर दो। ठीक है। या अगर दोनों तरफ ही साइन कॉस जैसी चीज़ें मौजूद हैं तो जो सबसे आसान साइड है उसे उठा लो। ये सबसे आसान साइड थी तो इसे साइन थीटा लगा दो, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है। जो सबसे आसान साइड है उसको उठा लो बस। अच्छा देखो अब कैसे, आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर मैं ये लिख दूं कि a मेरे पास बराबर है स्क्वायर रूट a स्क्वायर के, तो आप क्या मुझे बोलोगे सर आपने गलत किया है? नहीं, आप बोलोगे नहीं सही आपने सर सही, सॉरी सर आपने सही लिखा बिल्कुल। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ पढ़ाने में, थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ाता हूँ, पानी पी लेता हूँ ताकि ना मैं जज्बाती ना हूँ। तो चलें, अभी मैंने पानी पी लिया, अब थोड़ा बेहतर है। ठीक है। काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी देर से बैठा हूँ लगातार, तो ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है। तो देखो भाई a, या ऐसे लिख दो a स्क्वायर रूट स्क्वायर में, तो एक ही बात है क्योंकि ये इससे कैंसिल होकर दोबारा a बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। और कॉस 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। नज़र नहीं आ रहा होगा ना, ये देखो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, अंदर स्क्वायर आएगा सिर्फ। ठीक है। तो क्योंकि वो कट के दोबारा वही चीज़ बन जाएगी जो थी, तो फिर यानी सही काम हो रहा है। ठीक है।
तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, इस चीज़ के बराबर ले लूँगा कि साइन स्क्वायर और उस पर ऐसे करके। अच्छा, अब मैं दोनों पे ही, ठीक है, अब यहाँ पे कर लो 1 माइनस कॉस थीटा और ये स्क्वायर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बात समझने में आसानी हो रही होगी, आई होप, उम्मीद यही है। अच्छा देखो, दोनों तरफ स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो स्क्वायर रूट को कॉमन ले लो, यानी ऐसे कर लो। मैथ आपको अलाउ करता है ये चीज़ करने का, ठीक है, ऐसे कर लो 1 माइनस कॉस थीटा और ये स्क्वायर। ठीक है, कोई मुश्किल, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं, सर समझ में आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको उम्मीद करता हूँ बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आगे भी तो बढ़ना है हमने, तो आइडेंटिटी याद करो क्या होता है। आइडेंटिटी याद है ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद है ना ये चीज़, बोले तो नहीं ना आप लोग। अच्छा, अब मुझे साइन स्क्वायर देखना है किस चीज़ के बराबर आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उस तरफ ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मैं यहीं पे कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये होल पर है स्क्वायर, तो बिल्कुल भी इसको जो है ना कॉस के साथ नहीं लीजिएगा, क्योंकि होल पर स्क्वायर है, कंडीशन अलग है। अच्छा, तो इतना तक तो हो गया, समझ भी आ गई बात। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा मैं आपके लिए चीज़ें वाज़ेह कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस, ये देखो क्या फॉर्मूला नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो 1 और उसका 1 का स्क्वायर फिर भी 1, तो एक ही बात है, कॉस थीटा और ये, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये इस चीज़ के बराबर होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी। बहुत पढ़ा है इस फॉर्मूले को हमने, बहुत पढ़ा है, ठीक है, ए प्लस बी। तो ए क्या है 1, बी क्या है कॉस थीटा। चलें कर दीजिए इसको शुरू, फिर पुट करना फॉर्मूले में। तो कितना हो गया आपके पास, सबसे पहले ये लिख लो ए माइनस, ये तो नहीं लिखेंगे ना, 1 लिखेंगे उसकी जगह, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 ए था, बी कॉस थीटा था, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था, इसलिए ये कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये 2 है, वो 1 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, समझ में आ गई ना बात। तो ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा। भाईजान यही तो बोला था बनाने के लिए, यही तो बोला था, हो गया ना काम। क्वेश्चन में क्या कहा था, 1 होल रेडिकल 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ गए ना। अब ये शायद नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे कटा। याद रखना कि आपके पास जब ए होता है ना और ए स्क्वायर होता है, तो ये वाला ए, ये इसका मतलब है कि 2 ए हैं, है ना, एक ए से एक ए कट सकता है, तो ये सिर्फ 1 अपॉन ए बच जाता है। ठीक है, 1 अपॉन ए बच जाता है, ऐसे है ना, ए अपॉन ए स्क्वायर है, तो ए को खोल दो, ये दोनों को स्प्लिट कर दो, एक ए को अलग, एक ए को अलग, ए से ए कट जाता है, या इसको ऐसे समझ लो कि ये ए इससे कट जाता है, तो बस ये 1 अपॉन ए बच जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए, आई होप 8-9 तो कर ही लिए होंगे अभी तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम 7 ही कर सकें, क्योंकि देखिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, तो अभी तक हम लोग 1 घंटे तक ही गए हैं, तो हम भी कम से, और जबकि 3 घंटे में आपको चॉइसेस भी मिलेंगी बहुत ज़्यादा, तो चॉइस भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर आपको आना चाहिए। अब सेक्टर होता क्या है, ये एक ट्रायंगल है, सॉरी सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल का जो ये हिस्सा है ना, ये जो एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये सेक्टर होता है।
ठीक है, ये सेक्टर। यानी सर्कल में आपने एक छोटा सा, जैसे केक होता है ना, केक काट लेते हो, तो वो जो केक आप काटते हो ना छोटा सा, मतलब जो टुकड़ा काटते हो केक का ट्रायंगल साइज में, वो सेक्टर होता है आपका बेसिकली। ठीक है, आगे से गोल होता है और दो तरफ से वो स्ट्रेट लाइन आ रही होती है। याद रखोगे ना क्या सेक्टर होता है। फिर देख लो, ये ट्रायंगल सर्कल है, सर्कल में आपने बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आपने एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया, तो ये जो टुकड़ा आपने काटा ये सेक्टर हो गया आपका। बस ये याद रखिएगा। थ्योरम्स रिमेनिंग है, इंशाल्लाह इसके बाद थ्योरम्स आने लगेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। सारा मुझे कोर्स कराना है आपको, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, लेकिन कम ही टाइम है। क्या टाइम रह गया, मार्च अप्रैल मई, तो कम ही टाइम है। चले करते हैं, ये भी करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो ही लगेगा यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर हमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गिवन डेटा लिखना, जैसे ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें गिवन डेटा दीजिएगा। ठीक है, गिवन डेटा, गिवन नहीं, ठीक है, गिवन डेटा यानी जो उन्होंने आपको डेटा दे दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर को ना कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसकी लिखने की, मतलब जैसे एरिया को तो सिर्फ ए से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूरा लिखना पड़ेगा। एरिया, AREA, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, ये तो इधर लिखना है ना। एरिया ऑफ सेक्टर से पहले जो हमें इन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, ये रेडियस है आपके पास 4 सेंटीमीटर, थीटा है ये। ठीक है, पाई थीटा के साथ आता है। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो ना, AOS लिख लेना, लेकिन वैसे जब जवाब लिखना ना पूरा, जब आंसर आ जाए तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर ही लिखना उसे, तो सोल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद रखना, AOS लिख रहा हूँ मैं, ए एरिया के लिए, O ऑफ के लिए, S सेक्टर के लिए, 1/2 R² थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया था। तो एरिया ऑफ सेक्टर अब क्या करना है, 1/2 16 मतलब 2, और पाई क्या है आपके पास, थीटा क्या है, पाई/4। अच्छा, पाई तो आपको पता है क्या होता है, 3.142 होता है। ठीक है, पाई जो है वो आधा आपके पास, मतलब आधा आपके पास वो बता रहा होता है कि ये आपके पास आधा ट्रायंगल हो गया, आधा सर्कल हो गया। 16, 3.142 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखे जा रहा हूँ मैं यहाँ पर कब से। ठीक है, तो अब इसको जो है वो बस सॉल्व कर देते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया तो 8 हो गया। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया, 3.142 डिवाइडेड बाय 4। इस तरह की कैलकुलेशन आप पॉकेट कैलकुलेटर से ही कीजिएगा। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे भी हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि ये कैलकुलेशन पॉकेट कैलकुलेटर से कर लें ताकि टाइम सेव हो जाए। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 0.7855, जो कि ऑलमोस्ट बनेगा आपके पास 6.284। अब ये एरिया है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये स्क्वायर में आएगा। इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिएगा बुक में ये क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज भी देख लेता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 30, एक्सरसाइज 30.1। ठीक है, एक्सरसाइज 30.1 नहीं 30.2, एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका। अब आ जाए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, टाइम तो लग रहा है लेकिन मैंने अब फिर बोला, वही बोलूँगा बात कि आपके पास 3 घंटे होंगे पेपर में, है ना, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ चंद घंटे हैं। फाइंड द वेरिएंस ऑफ अ मार्क ऑफ स्टूडेंट विच आर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में ना आपके पास चॉइस है, या तो आप जो है वो क्वेश्चन कर लो एंगल वाला, या फिर ये वेरिएंस वाला कर लो। ठीक है, तो इसमें आपके पास चॉइस है। अच्छा, अब आ जाता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी पे बात कर लेते हैं। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है ना वो भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं, लेकिन उसके मैं कोई वो नहीं चलाऊँगा,
उसका वो नहीं चलाऊँगा आपके लिए, क्या कहते हैं, स्लाइड्स, वो मैं खुद कराऊँगा। लेकिन इस वीडियो के पार्ट 2 में, अभी तो मैंने पार्ट 1 कराया ना आपको, ठीक है, पार्ट 1 कराया ना, तो अब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 देखें, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हमारे को हो चुका है, तो अब मैं पार्ट 2 करूँगा। तो आप लिखिएगा, मतलब इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगा, आप लिखिएगा मैथमेटिक्स मॉडल पेपर सॉल्व क्लास 10 पार्ट 2, या पहले लिख दीजिएगा पार्ट 2 मैथमेटिक्स मॉडल पेपर सॉल्व क्लास 10th, ठीक है, एमी इंग्लिश सेंटर आगे लिख दीजिएगा, तो वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए मैं पार्ट 2 इसलिए बनाऊँगा क्योंकि जब मैं 1-1.5 घंटे से ज़्यादा की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और कभी कभार अपलोड नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से मुझे ना काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है और टाइम नहीं बचता। तो इसीलिए मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा, जैसे मैंने 9 में करा था, और जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 है, हो सका तो मैं आपको उस पार्ट में करा दूंगा, पॉसिबल हुआ तो, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पर है कि जितनी आप लोगों को ज़रूरत होगी मैं उतना ही आपको काम करा दूंगा। तो अभी तक आपको मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस करा दिए हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको टोटल 8 क्वेश्चंस कराए हैं, और 8 ही नहीं 6 क्वेश्चंस के जवाब देने थे, मैंने 8 करा दिए हैं। तो सेक्शन ए तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है, ये इजाफी क्वेश्चन थे जो हमने उसमें करने थे। तो अब इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। ग्रुप का बता देता हूँ, 1500 है सालाना, ठीक है, ऐड हो जाना ताकि आप लोगों को चीज़ मिल जाए। ये अच्छा बन गया है, 1500 है सालाना, ऐड हो जाना, ठीक है। तो ये 500 जो है वो नोट्स की फ़ीस है, ठीक है, और 200 जो है वो तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर की फ़ीस है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट्सएप नंबर शुरू में स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करना, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।